नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। किस तरीके से अपराधियों के, अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हैं, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं पहले, उसके बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से कानून का राज स्थापित करने वाले प्रदेश में, पूर्वांचल के एक जिले में किस तरीके से युवक इतने बेखौफ हैं कि एक युवक के साथ इस तरीके की दरिंदगी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका भी कलेजा कांप उठेगा। पहले वो तस्वीरें आप देखिए जो इस वक्त देवरिया से वायरल है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है और देखिए किस तरीके से अपराधियों के जो हौसले हैं वो किस कदर बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर आपको पहले देवरिया से दिखाते हैं। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देवरिया से एक ऐसी तस्वीर आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं जो तमाम जो दावे हैं वो उसकी पोल खोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किस तरीके से एक युवक पर कुछ कहते हैं कि कुछ जिनका हौसले बढ़े हुए होते हैं उन युवकों की एक तस्वीर ऐसी आ रही है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल है। किस तरीके से जो अपराधी प्रवृत्ति के जो युवक हैं वो किस तरीके से एक युवक पर जबरन अपने चप्पल पर थूक करके चाटने का एक पूरा तरीके से उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। उसके बाद ना सिर्फ इतना ही कर रहे हैं बल्कि उसके साथ इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, बेरहमी के साथ मारपीट कर रहे हैं। वो देवरिया से आपको तस्वीर दिखाएंगे कि कितना डरावना है वो दृश्य। फिलहाल इस पूरे मामले में जब ये पूरा वीडियो वायरल होता है उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई करती है और एक युवक को गिरफ्तार कर लेती है। अभी हमारे साथ अमित राज भी जुड़ेंगे, उससे पूरा इस खबर पर डिटेल में जानकारी लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कहीं ना कहीं जो हौसले हैं वो बढ़े हुए हैं अपराधियों के, शायद इसीलिए इस कदर के अपराध करते हुए उनको बिल्कुल भी डर नहीं है कि अगर ये हाथ वीडियो पुलिस के लगेगा तो उनका क्या हाल होगा। फिलहाल अगर उनको कोई डर होता तो इस तरीके की कार्रवाई से बचते, इस तरीके कार्य करने से बचते। अभी अमित जुड़ेंगे तब इस पूरी खबर पर डिटेल से बात करेंगे। तब तक हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? अखंड इंद्रवीर, खबर आवाज आ रही एक है ही आपको? है इस समय। बिल्कुल। अखंड इस समय एक ही खबर है पूरे जिले की, अगर बात करें तो इंद्रवीर जिले की सुन पा नहीं रहे है, हैं आप? पूरे देश की। जी अखंड, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? इंद्रवीर से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की खबर आ रही है और एक और खबर है राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई खबर है। अखंड आवाज आ रही है आपको मेरी? इंद्रवीर, आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है मेरे तक, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। इंद्रवीर, सुन पा रहे हैं आप? यस यस। इंद्रवीर, आ रही है अखंड, आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इंद्रवीर, आवाज आ रही है आपको? इंद्रवीर के पास चलेंगे, कुछ नेटवर्क का इशू है। तब तक हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए आपको आज की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से बता देते हैं कि कल देर शाम एक जो है 7 साल का जो है बच्चा अपने परिवार के साथ जो है बारात के लिए निकला था। उसी दौरान उसको वो लापता हो गया था। सबसे बड़ी बात ये है कि लापता होने के बाद भी प्रतापगढ़ पुलिस के जो है जू नहीं रहेगी। सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि एक 7 साल का बच्चा लापता हुआ, रात में 10 बजे थाना ज्ञानेंद्र, पुलिस पहुंचती है, वो सुन भी। पा रहे हैं आप? बिल्कुल। क्या अखंड आवाज आ रही है? अखंड, क्या आवाज आ रही है? अखंड, आवाज आ रही है हमारी? ज्ञानेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? अखंड, आवाज क्या हमारी आ रही है अब तक? कोई भी नहीं है। ज्ञानेंद्र की भी आवाज नहीं आ पा रही है। तब तक एक खबर आपको बताते हैं राजधानी लखनऊ से है, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जो डॉक्टर भाई के घर पर भी तमाम जो तलाशी अभियान है
वो कहीं ना कहीं जारी है, पूछताछ जारी है। और एनआईए की टीम लखनऊ पहुंची थी आज सुबह और उसने यहाँ पर पहुंच करके इनके घर पे छापेमारी करी है। तमाम एंगल से जांच कर रही है एनआईए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के से पहले डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर मुजम्मिल की, डॉक्टर आदिल की सहारनपुर से, कहीं ना कहीं एनआईए उस वक्त ही तमाम कड़ियां जोड़ने लगा था। लेकिन ठीक उसके अगले दिन एक दिल्ली में धमाका होता है, उसके बाद तमाम चीजें निकल करके सामने आती है। उसी कड़ी में डॉक्टर शाहीन से जुड़े हुए तमाम लोगों से जांच पड़ताल कर रही है एनआईए की टीम और पूछताछ भी कर रही है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी आज कई स्थानों पर छापेमारी की गई, साथ ही साथ राजधानी लखनऊ में भी छापेमारी की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है एनआईए की। लगातार इस मामले में जो एनआईए की टीम है वो छापेमारी कर रही है और जो भी संदिग्ध हैं उनको भी कहीं ना कहीं तलाशने में, और जो कड़ियां हैं एक के बाद एक जो जुड़ करके सामने आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं एनआईए साफ तौर पर देखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत हुई है और इसके बाद जो एनआईए की टीम है आज राजधानी लखनऊ में आके उसने छापेमारी की है। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए अखंड, पहले वॉइस क्लियर हो जाए, क्या आवाज आ रही है? आप ज्ञानेंद्र, आवाज आ रही है अखंड, क्या आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आ रही है मुझे। क्या मेरी आप तक आवाज पहुंच रही है? बस मैं यही अपील करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग बीएलओ का सपोर्ट करें और फॉर्म समय से वापस बीएलओ को। मैम, एक अहम सवाल, एक दिन बाद लोकसभा सत्र चालू होना है और सूत्रों की माने तो विपक्ष एसआईआर पे सरकार को घेरने की फिराक में है। तो आप क्या कहेगी एसआईआर पे, जैसे आप अभी भी करेगी और अच्छा मैसेज दे रही है पब्लिक को, तो इसको कैसे देखती है एज अ विधायक इन रायबरेली सदर? So that is exactly what I spoke about। मैं उसी चीज पे कह रही थी कि ये कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जो लोग इसको लेके अफवाह उड़ा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पहली बार देश में एसआईआर नहीं हो रहा है, ये पांच बार पहले भी हो चुका है। 2003 में लास्ट टाइम हुआ था, इसीलिए उसकी वोटर लिस्ट को आधार मान के अब वोटर लिस्ट दुरुस्त करी जा रही है। इसमें क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो विरोध कर रहे हैं वो तर्क विशेष बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें आप एक तरीके से बस ये प्रूव कर रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, दैट इज इट। ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर और कुछ देशों का हाल देख लीजिए, कुछ आप वेस्टर्न कंट्रीज का हाल देख लीजिए, जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं। क्या उनको दिक्कतें आ रही है? अगर बात घुसपैठियों की करें, क्या क्या दिक्कतें आ रही है? आप स्वयं इस पे पढ़िए, आप स्वयं इस पे मंथन करिए, आप स्वयं इसको इन चीजों को समझिए, देखिए। हम एक उभरता नेशन होने के बावजूद इतनी मशीनरी रखते हैं, है ना, इतना हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि महीने पे हम लोग इतना बड़ा कार्य कंप्लीट करने के सक्षम हैं, ये लायक है। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, और इसमें हम सबको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज सिटीजन्स, मैंने कभी भी अपील नहीं करी एक भाजपा। इंद्रवीर, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल इंद्रवीर, आ रही है। बताइए कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, अभी हमने एक बाइट भी आपको सुनाई और ये बाइट सदर विधायक अदिति सिंह की है, और जो रायबरेली से सदर विधायक है, और एसआईआर को लेकर उन्होंने एक तगड़ा जो है बयान दिया है। और उन्होंने कहा लास्ट में कि ये पूरी बाइट की 2 मिनट कुछ सेकंड की थी, तो लास्ट में उन्होंने कहा था कि जो भी ये एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है, इसपे IBC 24 की तरफ से सवाल पूछा गया कि लोकसभा सत्र चालू होने वाला है, और उस लोकसभा सत्र में सूत्रों की माने तो विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को एसआईआर पर घेरने की फिराक में बैठा है। जैसे ही अब लोकसभा सत्र चालू होगा सर्दियों का, उसमें जो है विपक्ष कहीं ना कहीं अब एसआईआर पे सरकार को, खासकर बिहार चुनाव के बाद एसआईआर के तमाम नेता प्रतिपक्ष, चाहे वो सुप्रीमो सपा रहे हो, चाहे वो अन्य कोई भी पार्टी के विपक्ष के नेता रहे हो, एसआईआर पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। और एसआईआर का उस तरीके से तो नहीं, लेकिन विरोध जताते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें जब कल सदर विधायक भाजपा से है और इनसे जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान इनसे ये सवाल पूछा गया, तो इन्होंने कहा एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के हर एक नागरिक को पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर एक देश के नागरिक को बीएलओ के साथ कॉपरेट करना चाहिए। कई सारे एसआईआर की कई सारे जिले से
सुखद और दुखद दोनों खबरें भी आ रही है। बीएलओ कल अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हुआ, जिस तरीके मुरादाबाद बीएलओ ने रोते हुए अपने घर में एक मैसेज दिया और चिट्ठी लिखा, सुसाइड नोट लिखा, उसको लेकर भी लगातार बीएलओ जो कई जगह सुसाइड करते नजर आ रहे हैं। तो लेकिन अगर जिस तरीके का सिनेरियो बनाया जा रहा है, क्या ये सिनेरियो एफआईआर को लेकर के सही है या नहीं, इस पे हम क्वेश्चन मार्क खड़ा करने वाला हमारा कोई इसमें दर्द नहीं है। लेकिन हमारा दर्द इतना है एक नागरिक होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, कि एक भारत की सुदृढ़ सुव्यवस्थित वोटिंग को अच्छे से बेहतर बनाया जाए, उसको लेकर शायद ये एफआईआर कराया जा रहा है। और ये 2003 में भी हुआ था। तो सदर विधायक अस्सी का कहना था कि ये उनके लिए है जो भारत में घुसपैठ करके बैठे हुए हैं और ऐसे घुसपैठियों को बाहर भगाने की जरूरत है। तो ये एक बड़ा सवाल, बड़ा वो इन्होंने बयान दिया सदर विधायक अस्सी सिंह ने, और उन्होंने कहा कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे पहले भी एफआईआर हुआ है और विपक्ष जो इससे बात कर रहे हैं तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसमें विरोध की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सिंपल सा एक एफआईआर आपके चुनाव को लेकर के है कि आने वाले समय में आप अपने मत का अधिकार सुव्यवस्थित तरीके से और अच्छे तरीके से कर सके, उसको लेकर ये एफआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। और अब सूचनाएं भी है कि एफआईआर की जो डेट थी 4 दिसंबर, वो बढ़ाकर 12 दिसंबर कर दी गई है। और ऐसे तमाम सारे पहलों के बीच में, जैसे मैंने कहा कि अच्छी खबरें भी आ रही हैं और दुखद भी है। तमाम सारे सलोन रायबली क्षेत्र में अगर बात करें तो वर्तमान प्रधान के ऊपर, प्रधान ने अपने बेटे के साथ बीएलओ और लेखपाल के साथ बदतमीजी की, जेल भी गए। ऐसे तमाम अलग अलग जिलों की अलग अलग खबरें हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो पूरे लगभग रायबली जिले की तो लगभग 40 या 42% एफआईआर की प्रक्रिया जो है कंप्लीट कर दी गई है पहले फेज की। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या जो समय बढ़ा है ये समय और बढ़ेगा या नहीं। खैर अभी एफआईआर पे ज्यादा जोर देते नजर आ रहे हैं अधिकारी। जी बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए एसआईआर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया और सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को। जैसा कि आपसे पहले भी एक बार हमने जब चर्चा हो रही थी उस पर भी हमने चर्चा की थी कि जैसे अगर बैंक में री-केवाईसी फॉर्म आता है तो उसे सबमिट करना है, उसका कोई विकल्प या कोई राजनीतिक विकल्प का विरोध करते हैं कि अकाउंट खुलवा लिया है तो फिर उसको री-केवाईसी करवा दिया। तमाम प्रक्रिया है, चाहे सरकार का आप देखें, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं कि वेरीफाई करना क्या गलत है, आधार से लिंक करना पैन कार्ड को क्या गलत है। एक राजनीतिक लहजे से आप देख रहे हैं, राजनीतिक लिहाज से आपके मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है और बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमें किसी के बारे में पता करना है, गलत और सही का चयन करना है, या किसी जो पेंशन ले रहा है तो हम आ रहे हैं और उसे फिल करके देना है, तो सबकी जिम्मेदारी है। इस पर आपकी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हिदायत भी दे रहे हैं कि तो भरे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो ये अच्छा बताएंगे और विपक्ष के लोग शीतकालीन सत्र में भी जो बड़े नेता है रामगोपाल यादव, उन्होंने बोला कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो सदन नहीं चलने दिया जाए। तो बहुत सारी चीजें सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको लिया जाए, उठाया जाए, और जो नहीं होगी इस पूरे मामले पर किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष की दलीलों को या विपक्ष के जो दावे हैं, जो विपक्ष लगातार एक के बाद एक दावे कर रहा है, उसको किस तरीके से देखता है। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए अखंड, आपको बताते हैं प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। एक 7 साल के बच्चे की झाड़ियों में लाश मिली है। सबसे पूरा मामला आपको समझा देते हैं। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है कि कल देर शाम, क्योंकि देखिए शादी विवाह का समारोह इस समय चल रहा है और हर घर में लोग शादियों के लिए निकल रहे हैं। तो कल देर शाम अंतर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक परिवार जो है शादी समारोह के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में ही बाजार पड़ती है, वहां पे चाट चाउमीन खाने के लिए खड़े होते हैं। उसी दौरान वहां से 7 साल का बच्चा जो है गायब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज की पुलिस को सूचना दी जाती है, 112 नंबर पहुंचती है और ये देखा जाता है कि 112 को अगर सूचना पहुंचे तो 112 तुरंत ही तत्काल प्रभाव से थाने को सूचित करते हैं। तो थाने पे सूचना तो गई, लेकिन थाने तब इन्वॉल्व होता है जब प्रतापगढ़ के एसपी दीपक बुकर और जो अंडर ट्रेनिंग आईपीएस है इसमें सीओ सिटी है, उनको सूचना मिलती है। तो तत्काल प्रभाव से जो है
थाना इंचार्ज को बोला जाता है। सबसे बड़ी चीज होती है कि सूचना अगर 1 से 1.5 घंटे के अंदर पुलिस को दे दी गई थी और रात में 10 बजे थाना की पुलिस आ रही है, तो ये प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होंगे और खासतौर पर प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर नहीं कहेंगे, उस थाने के ऊपर खड़े होंगे जिस थाने पे सबसे देर रात पहुंचे। आज सुबह 7 साल के बच्चे का शव मिला है। फिलहाल अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जांच में जुटी है प्रतापगढ़ पुलिस। एसओजी की टीम लगा दी गई है। सबसे बड़ी चीज कि प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर भी वहां पे मौके पे ही पहुंचे थे और घटना का पूरा जायजा लिया और एडिशनल एसपी पश्चिमी ब्रिजनंदन राय भी वहां पे पहुंचे थे। वो एक-एक पहलुओं की जांच की गई है कि किस वजह से ये बच्चे की लाश कैसे मिली है। पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। और पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं इस पूरी की पूरी जांच के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या निकल के आता है। शाम तक जब पोस्टमार्टम होगा, वो क्लियर होगा कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई है। लेकिन जहाँ ये चाट और टिकिया खाने गया था, वहां से तकरीबन जो बताया जा रहा है 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास में उस बच्चे की लाश मिली है। देर रात तक पूरी प्रतापगढ़ पुलिस परेशान रही और खोजती रही। एक-एक नंबर को सर्विलांस भी लगाया गया, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस के हाथ में कुछ नहीं चढ़ा है। फिलहाल जांच में लगी हुई है। अखंड। ज्ञानेंद्र, इस तरीके से एक बच्चा गायब हो जाता है, उसके बाद उसके घर वाले 112 पे सूचना देते हैं। फिर सूचना देने के बाद वहां की जो निकट थाना है उस पर कार्रवाई ना करके जो एसपी हैं वो कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इन सबके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है और उस परिवार के ऊपर जो बीत रही है वो ये है कि जो बच्चा गायब हुआ उसकी डेड बॉडी मिलती है, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। सर्विलांस की टीमें लगाई गई पहले या बाद में सवाल है, लेकिन अगर समय रहते इस पर कार्रवाई की जाती तो शायद कुछ स्थितियां या कुछ रिजल्ट अलग होता। क्या जो परिवार वालों ने जो कंप्लेन की थी पुलिस को, क्या उसकी वजह से क्या उस बच्चे की डेड बॉडी उसकी मिली है? क्या बातें निकल करके सामने आ रही कि परिवार वाले किस पर आरोप लगा रहे हैं? क्या कोई जानकारी निकल करके सामने आ रही क्या? नहीं। बिल्कुल देखिए, अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए परिवार सदमे में है। 7 साल के अपने बेटे को जो है खोया है, तो परिवार अभी कोई आरोप तो नहीं लगा रहा है। लेकिन एक चीज ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही रही। और खासतौर पे मैं देखिए हर एक पुलिसकर्मी वैसा नहीं होता है और हर एक थानेदार वैसा नहीं होता, लेकिन अंतु के थानाध्यक्ष जिस तरीके से पूरा रवैया रहा, रात 10 बजे आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर 112 सूचना दी जाती तो 112 का एक नियम कहता है, और आप भी जानते होंगे कि वो तत्काल प्रभाव से तुरंत जो है थाना अध्यक्ष को सूचित करते हैं। पहले 112 अपने प्रभारी को सूचित करते हैं, जो जिले के प्रभारी होते हैं। उसके बाद वहां से सीधे थानेदार को सूचित किया जाता है। सोचिए, जो हमको सूचना मिल रही है तकरीबन 8 से 9 के आसपास में, 7:30 से 8:30 के बीच में जो है परिवार वालों ने सूचना दे दी थी। पहले तो पुलिस वालों ने पहले परिवार वालों ने खुद ढूंढा, फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस को, जो उनके रिश्तेदार जब मौके पे पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस 112 वहां पहुंची। 112 भी खोजबीन की, काफी देर खोजबीन की और सूचना तब तक थाने में पहुंच चुकी थी। लेकिन जब तक उच्च अधिकारियों के मामले में संज्ञान आया, तब जाके थानेदार को फोन जाता है, तब थानेदार मौके पे पहुंचते हैं। सोचिए, रात में 10 बजे बताया जा रहा है, 10 से 10:30 के बीच में थानेदार पहुंचते हैं। तो ये सवालिया निशान खड़े होंगे। कहा जाता है कि एक जो है गंदी मछली वो जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो साफ तौर पे इनकी वजह से जो थानेदार हैं, तो थानेदार की वजह से कहीं ना कहीं पूरी प्रतापगढ़ पुलिस भी बदनाम हो रही है। अब फिलहाल बच्चे का शव मिला है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर बच्चे की मृत्यु कैसे हुई है। अभी कुछ कहना स्पष्ट नहीं कहा जाएगा, लेकिन दीपक बुकर वो खुद इस पूरे मामले को अपने एंगल से देख रहे हैं। एसओजी की बिल्कुल, टीम अपने एंगल जो से देख एसओजी रहे हैं। दीपक भूकर जी एसपी हैं, वो अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लाडला चला गया है, 7 साल का मासूम चला गया है, उसको वापस ला पाना तो अब संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, उस परिवार वालों को, उस पीड़ित परिवार वालों के जख्मों पर नमक डालने की जगह मरहम लगाने के काम कीजिए। जो भी हत्या आरोपी हैं, जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, कम से कम उनको ढूंढ करके सलाखों के पीछे डालिए। ये आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बिल्कुल सही बात कही है कि एक लोग काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से सब बदनाम होते हैं, और यही हाल है। कुछ लोगों के ना काम करने का ही रिजल्ट है
इस तरीके की घटना घटित हो जाती है। 112 ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, एसपी साहब ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, लेकिन जिसको जिम्मेदारी निभानी थी शायद वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए और अब ये रिजल्ट निकल करके सामने आया। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई होती है, कब जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अखिल जी, आज हम आपको बताना है, हम हरदोई जनपद के एक पास इलाके वीआईपी क्षेत्र जो आवास विकास कॉलोनी, हम उस जगह पर खड़े हैं। यहाँ पर चाहे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, यहाँ टीचर्स हैं और बैंक मैनेजर हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात हम बताना चाहिए, यहाँ पर अपने क्षेत्र जो सांसद है जयप्रकाश जी, वो भी यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर ये जो रोड हम खड़े हैं, इस रोड पे देखिए, ये गड्ढा काफी दिनों से टूटा पड़ा। ये देखिए, ये आपको गड्ढा दिखाई दे रहा होगा सगन जी, ये गड्ढा, ये पूरी मतलब एक वीआईपी एरिया है। और वीआईपी एरिया में यहाँ पे सांसद वगैरह सभी रहते हैं। आप ये देख सकते हैं, आप ये हम आपको लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखला रहे हैं, ये देखिए। और ये डॉक्टर एस के वर्मा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम भाई साहब से भी बात करेंगे। चलो कोई ढूंढ लेंगे, तो अभी बाद में ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ कुछ भाई साहब भी खड़े हैं, हम उनसे जानकारी करेंगे आखिर यहाँ पर क्या है पूरा मामला। ऐसा कोई यहाँ पर घर में, इसके घर में कार ना हो। और दूसरी बात यहाँ पर हम बताना चाहें, ये गाड़ी मूर्ति यहाँ पर जो एंगल लगे, ये बहुत खतरनाक है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सड़कें तो हम देखिए, ये सड़कें यहाँ पर बनाई गई जो 4 दिन तक भी नहीं चलेंगी। इसलिए हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या बात है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम एनआर पाल है जी। ये पास में रहते हैं जी। और ये एक्चुअल में जब बना था जी, तो इसके नीचे कूड़ा वगैरह रह गया था, जिससे पानी का निकास बंद हो गया। तब फिर ये खोदा गया, ये कहा गया कि 2-4 दिन में ये बन जाए, लेकिन तब से पड़ा हुआ कोई देखने वाला है। सर कब से टूटा पड़ा है ये करीब 2 महीने हो गया। 2 महीने हो गए। 2 महीने टूटा है। सर यहाँ की जो सड़कें जो देख रहे हैं, ये सड़कें जो, तो भाई साहब तब खुशी हुई थी जब ये सड़क बनने लगी थी। जी जी, लेकिन उसके बाद जब देखा कि इसमें तो मिट्टी निकल रही है, जैसे पड़ोर की मिट्टी जो होती है उससे सड़क बनती है। मिट्टी के ऊपर सड़क बना दी गई। हाँ, नहीं सड़क बना, इसमें जो सीमेंट डाली गई वो घटिया टाइप की है, इसलिए ये मजबूत नहीं थी। तो यहाँ जो ठेकेदारों पर भी आरोप लग रहा है कि जो सड़क बनाई जा रही है वो मतलब घटिया किस्म की सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। हमारे और भाई साहब खड़े, सर देखिए। सर, क्या नाम है आपका? वर्मा। आप सामने क्या करते बैठे? अच्छा, यहाँ पर जो सर गड्ढा बना, कब से गड्ढा बना हुआ, क्या वजह है यहाँ पर? ये लगभग 2 महीने को हो गया है जी। 2 महीने। ये असल में सफाई नीचे रह गई थी, इसीलिए इसको कहा गया था कि 2-3 दिन में इसको सही करवा दिया जाएगा। मगर आज 2-2.5 महीने होने जा रहा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनको जब यहाँ पर तोड़ दिया गया था तो कम से कम बनवाना भी चाहिए था, ये उनको नहीं दिखाई दिया। जी, वो कहा था कि 2-1 दिन में बन जाएगा। तो यहाँ पर कहने ये सबसे बड़ी लापरवाही है। हम हरदोई जनपद के एक पास इलाके के ये हम आपको खबर दिखला रहे हैं, जहाँ पर गड्ढा एक काफी गहरा है। अगर यहाँ कार फंस जाए तो अच्छा खासा यहाँ पर नुकसान हो सकता है और चोट भी लग सकती है। लेकिन यहाँ किसी अधिकारी को दिखाई नहीं दे रहा, जबकि सांसद यही आवास विकास कॉलोनी में ही रहते हैं। और यहाँ पर जो विधायक गोपा मोके हैं, श्यामला विधायक, वो भी यहीं पर रहते हैं। और कई भी यहाँ पर लोग अच्छे एरिया के लोग रहते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ की सड़कों की, तो सड़कें बस से बदतर हैं। जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो भी सड़कों में मिलावटी सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी अखंड, अब बिल्कुल मुहूर्त निकलवाने का इंतजार कर रहे होंगे। अभी शायद 2 महीना बीता है, शायद 1 आध महीना और 2-4 महीना और शायद उनको इंतजार होगा कि शायद कुछ एक ऐसा बढ़िया मुहूर्त निकलवाएं। उस मुहूर्त को देख करके उसी समय इस गड्ढे को भरवाएं, इस गड्ढे को कवर करवाएं। अरे इस गड्ढे में कोई गिर करके कोई चोटिल हो जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? कम से कम ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या उनको? अगर 1 महीना 2 महीना इतना महीना बीतता चला जा रहा है, तमाम ऐसे लोग वहां पर राहगीर हैं, वहां पर बच्चे खेलते होंगे, रोड से गुजरते होंगे, गाड़ी फंस जाए अलग विषय है। लेकिन कई बार देखा गया है कि इस तरीके से बच्चों की मौत हो गई है गड्ढे में गिरने से। और अगर वहां पर इस तरीके की स्थिति बनी हो जहां पर इस तरीके के वीवीआईपी स्टेटस वाले लोग रहते हो, तो अपने आप में सोचनी है कि कितने शानदार तरीके का कार्य वहां कर जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो मिलकर करते हैं। सड़क के हाल की बात बता रहे थे कि कितनी खुशी की बात थी कि सड़क बन रही थी, और जब ये सड़क बन करके तैयार हो गई तो गम में तब्दील हो गया माहौल कि सड़कों में जिस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए था वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। तो आखिरकार लोगों को कम से कम सोचना समझना तो चाहिए कि आखिरकार किस तरीके काम करते हैं हम।
सरकार बजट देती है, हमें बढ़िया तरीके से काम करवाना होता है, जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उसको देखना होता है, पर आखिरकार ये सारे लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठते हैं क्या? क्या उनको दिखाई नहीं देता कि किस देखिए तरीके का निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग? देखिए अखंड जी, यहाँ पे जो सड़क को गड्ढा तो खुला हुआ है, यहाँ पर इतना भी नहीं समझे कि यहाँ पर कम से कम चारों अगर ईंटें लगवा देते तो कम से कम वो दूर से दिखाई पड़ती है यहाँ पर गड्ढा है, अगर उधर गाड़ी है बचा के निकाले, लेकिन यहाँ पर ईंटें भी नहीं लगाई। तो हम पत्रकार होने के नाते यहाँ पर इतना तो खैर काम करेंगे ताकि कोई घटना ना घटित हो, तो हम तो ये ईंटें जो साइड में लगवा दे रहे हैं क्योंकि कोई घटना ना यहाँ पर घटित हो, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों को नहीं दिखाई देता है, 2 4 ईंटें लगाते हैं बस। तो अरे यहाँ कब पर तक आकर के ये लोग लोग यहाँ पर ईंटें लगा करके जी काम चलाएंगे? क्या जुगाड़ तंत्र से चल रहा है क्या पूरा सिस्टम? जुगाड़ पे व्यवस्थित जी होना है जी क्या कि हमारी जिम्मेदारी हम आकर के ईंटा लगवा दें, वहाँ के निवासी आकर के उसकी बैरिकेडिंग करा दे? कोई पता चला कि कोई किसी पेड़ की डंठल डाल देगा कि इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ देखिएगा, लूप होल है। अब अगर इस देखिए तरीके के ये लूप पूरा हैं तो कौन जी जिम्मेदार है उसका? तो बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे ये रहा है आदर्श कि अच्छा नहीं है। जी ये उन लोगों के दिमाग का एक बहुत बड़ा होल है जो साफ तौर पर दिखाता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी जिम्मेदारियों जो जिम्मेदारी में होल कर देते ना, ये वही होल है। जो जिम्मेदारी मिली उसका जी जिम्मेदारी से जी कोई लेना देना नहीं। किसी भी अधिकारी को 1 महीना 2 महीना गुजर जाए, वहां का कोई कर्मचारी, कोई वहां का निवासी, कोई बच्चा कोई उसमें गिर करके घायल हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई घटना घट जाएगी, टीवी पे चल जाएगी, तो एक आध दोषी जो होंगे वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, कोई जांच बैठा दी जाएगी, कोई जांच गठित कर दी जाएगी, फिर सब लोग भूल जाएंगे। ये तमाम ऐसी घटनाएं ये लगातार आती रहती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अखंड जो ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब यहाँ पर कोई घटना घटी तो तभी अधिकारी यहाँ पर आंसू पोंछे चले जाते हैं कि यहाँ पर ये घटना घटी, उनको सिर्फ सांत्वना देने के लिए। लेकिन हादसा होने से पहले अगर वो लोग थोड़ा चेत जाएं तो हो सकता है यहाँ पर हादसा ना हो। अगर ये गड्ढा इसको बंद करवा दें तो शायद हादसा ना हो, लेकिन अधिकारी खुद चाहते हैं यहाँ पर हादसा हो, हम जाए सांत्वना देने के लिए। जी अखंड अब दिक्कत ये है ना कि उनके घर, अपने ही घर का कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से घायल होता है, कि उसके साथ कोई दुर्घटना घटित होती, तो सांत्वना खुद घर में दे रहे होते, तब इस तरीके की स्थितियां पैदा ना होती। लेकिन फिलहाल न जाने क्यों इन जिम्मेदारियों को के कान पर जू भी नहीं रेंगता, क्यों इनको लगता है कि इनके अपनी जिम्मेदारी का आभास भी नहीं होता। एक किस तरीके की लापरवाही सामने आती है और उस लापरवाही को पूरा करने में ना जाने कौन से मुहूर्त का इंतजार करते हैं, कौन से दिन का इंतजार करते हैं, समझ से परे है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कुछ, सबको नहीं कह सकते, कुछ जिनको अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है और शायद इस तरीके से इंसान छोड़ करके जाते हैं। सब कुछ तो बड़ा बढ़िया दिया, लेकिन थोड़ा सा ये हाल हमने छोड़ दिया। ये इस मुहूर्त निकालेंगे और उस मुहूर्त पर आकर के इसका भी कायाकल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जितेंद्र बस्ती से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से? बिल्कुल अखंड, आवाज आ रही होगी मेरी आपको? बिल्कुल आ रही, बताइए। बिल्कुल अखंड, आपको बता दें कि बस्ती से यूं ना कहें कि पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से साइबर फ्रॉड लेके लगातार हो रहा है, जिसके लेके बस्ती के जो डीआईजी संजीव त्यागी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ बताया है कि लखनऊ जो है उच्च अधिकारियों के आदेश पे लगातार जो साइबर अपराधी उन पर लगातार नकेल कसी जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो बस्ती में जो साइबर ठगों को पकड़ा गया है, वाकई में ये पूर्वांचल नहीं, बस्ती उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। अखंड लगभग 4,50,00,000 के आसपास की जो ये रकम है, ये बताई जा रही है कि इस तरीके के लोगों ने ठगी किया था। फिलहाल आपको बता दें कि अखंड ये ठग सिर्फ उत्तर प्रदेश ही सीमित नहीं था, इनका जो गैंग था ये उत्तर प्रदेश के सहित अन्य इसके आसपास के जो राज्य है उस राज्य से ये संगठित थे। कहीं ना कहीं वहां के जरिए ये लोग पूरा जो मॉनिटरिंग है उस तरीके से वहां से ये लोग ठगी का शिकार लोगों को बना देते। फिलहाल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल अगर सबसे बड़ा चीज होता है कि जिस तरीके से आजकल लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, क्योंकि खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा टेलीग्राम के माध्यम से इस तरह का खेल हुआ है, टेलीग्राम को लेके आया गया या बिटकॉइन को लेके आया गया, क्योंकि लोग ये जो ठग थे ये कहना कहीं साइबर सेल थे, ये गाँव में जाते थे और वहां जाके लोगों को बताते थे कि आपको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, उससे आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा आपका दुगना होगा, इस तरह की चीजें बताते थे। और वहां जाके इनका एक अकाउंट खोलते थे और इनके पास में एक प्री एक्टिवेटेड सिम होता था। उस सिम के जरिए ये अपना मोबाइल नंबर लिंक करते थे और उनके जो पैसे होते थे वो अपने खाते में उसको ले लेते। फिलहाल अखंड ये बहुत बड़ा सरगना था। फिलहाल इसमें अभी भी और लोगों की जांच की जा रही, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि यूपी के आसपास के जो राज्य है, यहाँ तक कि अखंड बता दें कि पैसा दिल्ली में जमा होता था, विड्रॉल बिहार में होता था, मॉनिटरिंग बस्ती में होती थी। तो इस तरीके की चीजें हैं और पुलिस ने भी साफ कहा कि अभी कुछ चीजें जो है उसको सेफ रखा जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वाकई में बहुत बड़े सरगने का मामला भी सामने आ रहा है। अखंड कि अगर ये केस अगर वाकई में प्रॉपर तरीके से अगर इस केस में इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो स्वाभाविक बात है ऐसे बड़े बड़े लोग सामने आएंगे अखंड की आंखें जो है चौंकना जाएंगी। फिलहाल
पुलिस ने सारी डीआईजी संजय त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी बताई। और ऐसा सबसे बड़ी चीज है, आप सोच नहीं सकते कि ये जो बच्चे हैं ये 12th पास है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, सिर्फ 12th पास है। और ये 12th पास बच्चों ने इस तरीके से ये काम किया है। और इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी जिस तरह के बताया गया, बरामद जब किया गया तो इनके पास से 35 पासबुक और 74 से अधिक इनके पास से डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। अखंड, अब देखिए भारत में कितनी असीम संभावनाएं हैं। 10वीं पास बच्चे इस तरीके का एक पूरा का पूरा गैंग चला रहे हैं और इस तरीके की कहते हैं ना कि इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अपने आप में लोग सोच भी नहीं सकते। 10वीं पास के पास किस तरीके का दिमाग है, लेकिन सही जगह ना लगा करके उसका दिमाग जो है उसका इस्तेमाल गलत जगह पर किया जा रहा है और उसका रिजल्ट है कि आज वो सलाखों के पीछे भी आज जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जितेंद्र, क्योंकि देखिए किस तरीके से लोगों की गाढ़ी कमाई ठगने का काम कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, चाहे ग्रामीणों को इसमें आप जो आम नागरिक हैं, ग्रामीण हैं, जो कम ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन नहीं करते, जिनको जानकारी कम है, उन तमाम लोगों को, साथ ही साथ बड़े जो साइबर ठग हैं वो बड़े से बड़े बहुत ज्ञानी लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस पूरी घटना में निकल करके सामने आया है जितेंद्र की, बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले जो ठग थे वो पुलिस के हत्थे चढ़े। क्या ये जो साइबर ठग है ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं? जो इन्होंने पैसा एक बड़े करोड़ों की जो लोगों की लूट की थी, जो ठगी की थी, क्या उसकी जानकारी निकल करके सामने आ रही जितेंद्र की उस ठगी की रकम को भी पुलिस ने बरामद किया है? किस तरीके की जानकारी इससे रिलेटेड? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से इन ठगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं जो इनके पास है, अगर जो कैश नगद की बात की जाए तो सिर्फ मात्र 650 रुपए ही बरामद हुए। लेकिन जो ट्रांजेक्शन थे इन लोगों की, जो ट्रांजेक्शन इनके पास में हुआ है, जो लोगों से इन लोगों ने अपने कितना करोड़ का अकाउंट में जिन लोगों ने जो ट्रांजेक्शन? पेमेंट हुआ, अखंड कितने 4 करोड़ 50 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है। अखंड 4 करोड़ 4 50 करोड़ लाख का, 50 और लाख का ट्रांजेक्शन 50 था और लाख का। जितेंद्र अखंड, बता रहे हैं कि 650 रुपए इनके पास से बरामद हुआ है। किस तरीके का नेक्सस बिल्कुल चला रहे मैं सोचिए, 4 करोड़ रुपए ठग लिए लेकिन नगद इनके पास से बरामद किया गया मात्र 650 रुपए। सोचिए कि किस तरीके का नेक्सस है और कहाँ पैसा भेज देते हैं। बस्ती मॉनिटरिंग अखंड होती है, बिहार में, अन्य अखंड राज्यों में उसका पूरे तरीके से संचालन किया जाता है। अखंड बिल्कुल मैं बता दें, हम आपको बता दें कि ये जो पूरा खेल है कमीशन को लेके है। अगर इनके पास में एग्जांपल के तौर पे माना जाए कि इनके अकाउंट में 1 लाख रुपए आते हैं, तो ये 1 लाख रुपए में से जो इनकी जो कमीशन इनका होता था, वो कमीशन अपना ही अपने पास रखते थे। बाकी की जो पेमेंट थी वो अपने उनके ऊपर जो आला इनके आका जो बैठे हैं वो अपने आका को ट्रांसफर करते थे। ये सारा जो खेल है वो टेलीग्राम से शुरू हुआ था, तो ये आगे पेमेंट कर, लेकिन जो इनके पास जो 35 पासबुक बरामद हुए, जो ट्रांजेक्शन पे आई है, क्योंकि स्वाभाविक बात है अखंड, इसमें जो है जो इसलिए बार बार लोगों से अपील भी की जाती है कि जो रोड के किनारे ऑन रोड पे साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे लोग खड़े होकर सिम बेचते हैं, तो लोगों से ना लेके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सिम वाला भी बच्चे उसको बरामद किया गया, क्योंकि उसका भी एक अहम रोल था। और स्वाभाविक बात है अखंड, इसके अलावा बैंक के एक कर्मचारी का भी रोल था, क्योंकि बिना बैंक के कर्मचारी के स्वाभाविक बात है ये संभव नहीं है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट जो, यहाँ तक कि अखंड यह भी हुआ है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा अकाउंट खुल गया हुआ है और मेरे अकाउंट में इस तरह की ट्रांजेक्शन हो रही है, लोगों को जानकारी ही नहीं इस बात की है। तो कहीं ना कहीं बैंक का जो कर्मचारी है वो लेकिन पूछताछ अभी भी चल रही है। और ये नेक्सस वाकई में अगर बात की जाएगी तो ये नेक्सस काफी बड़ा है, और खुलासा जो है वाकई में पुलिस अगर प्रॉपर तरीके से करेगी तो वाकई में काफी बड़ा खुलासा होगा। मैं फिर भी वही कह रहा हूँ कि कुछ चीजें सीक्रेट रखी गई है कि ऐसे ऐसे राज खुल के इसमें सामने आएंगे, क्योंकि वाकई में जो है लोग चौंका जाएंगे सुनने के बाद कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे लोगों को विश्वास किया जाए कि ना किया जाए, ये चौंकाने वाला मामला सामने आ सकता है। अखंड, हाँ बिल्कुल जितेंद्र, किस तरीके से जो हो सकता हो कि बेचारे मासूम हो, इनको भी जानकारी नहीं हो, इससे कोई और लालच में या कुछ और देकर के आपको इतना कमीशन मिलेगा, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं और ऐसा लग भी रहा है। लेकिन सोचिए कि किस तरीके से मासूमों को, बच्चों को, नाबालिगों को या रोजगार की तलाश में जो निकले हैं लोग, उनको किस तरीके से ये लोग पहले अपने झांसे में लेते हैं और उनसे इस तरीके काम करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें देख होती हुई नजर आती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है जो जितेंद्र ने बताई है कि 4.5 करोड़ की ठगी में 650 रुपए इनके पास से मिलते हैं। अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी मोटी रकम का इतना कम परसेंटेज कैसे हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी तो नहीं है
जो निकल करके सामने बाद में आएगी जब पूछताछ होगी पुलिस की। लेकिन इतना जरूर है कि बिल्कुल किस तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, उनकी गाड़ी बिल्कुल कमाई लूटने का काम कर रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं, और कुछ छोटे से कमीशन के लिए। बिल्कुल, अगर इस बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस बारे में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक से और डीआईजी साहब से सब मैंने पूछा इस बारे में, क्या इनके पास से पैसे कितने बरामद किए? तो उन्होंने साफ कहा कि आप ये चीजें मुझसे मत पूछिए, पीछे जो अपराधी खड़े हैं एक बार उनसे पूछिए कि इन लोगों ने इस पैसे का क्या किया, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि उस पैसे के बारे में पुलिस को भी पता नहीं, क्योंकि उन लोगों ने जो पैसे है 450 करोड़, सॉरी 4,50,00,000 जो पैसे है वो रुपए है, उन लोगों ने कहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, किसे किसे बांटा, तो क्या क्या संपत्ति इन लोगों ने अर्जित की है। फिलहाल ये सारे सवाल है, पुलिस ने ये भी कहा है कि इन लोगों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पैसे के बारे में पुलिस अधीक्षक स्वयं और डीआईजी साहब भी मुस्कुराते नजर आए। उन्होंने भी ये कहा कि इस बारे में, पैसे के बारे में सवाल आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि इन्होंने पैसे के साथ क्या किया और वो पैसे कहाँ गए। फिलहाल बड़ा चीजें भी काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि वाकई में जो अपराधी थे उन लोगों से सब डायरेक्ट बात किया गया था, और वो खुद अपनी बता रहे थे कि किस तरीके से वो लोग इस सारी घटना को अंजाम देते थे। उनका जो नेटवर्क था, जो जिस तरीके से नेक्सस अपना ये चला रहे थे, प्रॉपर उन्होंने प्रॉपर बताया कि किस तरह से 2023 में इन्होंने शुरू किया उस चीज को। पहले इन्होंने 5 लाख का एटीएम में फ्रॉड किया, उसके बाद धीरे धीरे टीम बनाना शुरू किया। तो सवाल ये उठता है कि बड़े छोटे छोटे जो ये 20 साल के, 21 साल के, 22 साल, 25 साल के जो लड़के थे, उन लोगों ने इस तरीके से इतना बड़ा अगर फ्रॉड किया है, तो स्वाभाविक बात है युवा टीम में तो कहीं ना कहीं इनकी टीम भी काफी बड़ी होगी। अखंड हाँ बिल्कुल, टीम भी बहुत बड़ी होगी, और एक एक संगठित गिरोह ये काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी अमाउंट की ठगी, और उसमें से महज छोटी सी रकम इनके पास से अगर बरामद होती है, तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार कुछ लोग क्यों, कुछ मासूम कहे या 20 साल बेरोजगार बेरोजगार युवक किस तरीके से एक इतने बड़े नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं इतनी छोटी रकम के लिए। ये सवाल है ना, ये अपने आप में बड़ा अनसुलझा सवाल है कि आखिरकार क्या इतनी बड़ी रकम की ठगी की जाए और महज उसमें से छोटा सा अमाउंट अपने अकाउंट में रखा जाए। इस समझ से परे है, जब इतने ज्यादा ये लोग टैलेंटेड हैं, इनको जानकारी है और इस तरीके की ठगी करते हुए काम कर रहे हैं, तो इनको अंदाजा भी होगा कि हमें कोई किसी न किसी ठग का गिरोह का सदस्य है या ठग के मास्टरमाइंड भी है, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये लोग जानबूझकर इस तरीके के काम करते हैं। पुलिस को इनके साथ सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए, और इनके पीछे का जो असल मकसद है वो जरूर सामने लाना चाहिए, क्योंकि कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है। अगर 4.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई है, तो अपने आप में बड़ी बात है। चाहे इसमें कोई बैंक मैनेजर इन्वॉल्व हो, बैंक का कर्मचारी इन्वॉल्व हो, या कोई भी संगठित गिरोह का, चाहे सिम बेचने वाला कोई भी हो, तो सभी को कम से कम पुलिस को अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए। और ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं, ठगी का काम कर रहे हैं, लोगों की गाड़ी कमाई लूटने का काम कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने का काम कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि कम से कम एक मैसेज मिल सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, डॉक्टर्स तक को ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम के लिए एक बड़ा कदम उठाने की बेहद आवश्यकता है। तो फिलहाल जिस तरीके से जितेंद्र ये बता रहे थे कि इतनी बड़ी रकम जो ठगी की गई है, लेकिन उसमें से महज मिले कितने, 650 रुपए। और जब सवाल पूछा जा रहा है, तो खुद वहां के जो अधीक्षक हैं या चाहे जो भी डीआई है, वो भी हंस रहे थे। आप उनसे खुद पूछ लीजिए, ऐसा बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं बड़ी ठगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, और पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि इस कार्रवाई के पीछे जो असली मकसद है वो क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम ठगी की जाती है और छोटा सा अमाउंट उनके पास मिलता है। तो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं सोचनी है कि क्या इसके पीछे किसी और तरीके से काम किया जा रहा है, क्या सरगना जो है वो कोई और है, किसी और देश से या किसी और राज्य से इस पूरे नेटवर्क को संचालन किया जा रहा है। ये भी पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक अनसुलझा सवाल है, जिसको कहीं ना कहीं ढूंढ निकालना पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसको ही ढूंढना होगा, तभी निकल करके पूरे पूरे गिरोह का पर्दाफाश होगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी ने जनता दरबार लगा और तमाम फरियादियों की फरियाद सुनी, और जो भी जो कार्रवाई के निर्देश तुरंत अधिकारियों को दिए, और त्वरित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए न सिर्फ उन्होंने आदेश दिए, बल्कि संबंधित जिलों के अधिकारियों से बोला कि इस तरीके के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।